गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सबसे ज़रूरी बात घर पे होंगे। सो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे मेरा फ्रिक्शन चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने कई सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रखे हैं। मैंने ब्लॉक्स से रिस्पेक्ट में जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने डिस्कस कर रखा है। वेजेस पे जैसे बनते हैं वो भी डिस्कस कर दिया है। साथ ही साथ लेडर के थ्रू जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी मैंने डिस्कस कर दिया है। इज इट क्लियर? सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द लास्ट टॉपिक ऑफ द friction chapter, which is belt friction. So this is very important topic in respect of the friction. Okay, so आप लोग हेडिंग डालिए बेल्ट फ्रिक्शन, फिर इसको एक एक करके समझते हैं कि क्या होता है बेल्ट फ्रिक्शन और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और बेल्ट फ्रिक्शन की हेल्प से या बेल्ट की हेल्प से पावर का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिए बेल्ट फ्रिक्शन। इसमें एक डेरिवेशन आता है जो हम लोग को प्रूव करना होगा। हेडिंग डालिए बेल्ट फ्रिक्शन। तो बेल्ट फ्रिक्शन हमारे जहन में क्यों आता है? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कब पावर का ट्रांसमिशन जो होता है वो बेल्ट या रोप के माध्यम से भी पॉसिबल है। सो वी कैन से द ट्रांसमिशन ऑफ द पावर विद द हेल्प ऑफ बेल्ट और रोप इज पॉसिबल। ये कैसे पॉसिबल? जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। तो हम कह सकते हैं जब पावर का ट्रांसमिशन बेल्ट के माध्यम से हो रहा है और उसमें जो मीडिएटर का काम करता है दैट इज ऑफ फ्रिक्शन, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड बेल्ट फ्रिक्शन। अब बेल्ट फ्रिक्शन की बात करेंगे तो बेल्ट किसी ना किसी व्हील के ऊपर चढ़ी होती है। तो जब व्हील के ऊपर चढ़ी होती है तो बेल्ट का कोई ना कोई टाइट साइड होता है और कोई ना कोई स्लैक साइड होता है। ठीक है, तो इसी को एक फॉर्मूला होता है दैट इज कॉल्ड T2/T1 e⁻μθ। इस फॉर्मूले के रूप में मुझे उस बेल्ट के टाइट साइड और स्लैक साइड को रिप्रेजेंट करना है, इस फॉर्मूले को, और इस फॉर्मूले को प्रूव भी करेंगे अभी हम। क्लियर? अब फॉर एग्जांपल दिस इज योर व्हील। अब इस व्हील के ऊपर एक बेल्ट चढ़ी हुई है, ये बेल्ट इस व्हील के ऊपर ही। अब आपको पता है अगर इधर लोड W लगा हुआ है इसके ऊपर W, और इधर से आप इसको T फोर्स से खींच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर ये लोड ऊपर उठ गया और इधर से आपने इतना फोर्स लगा लिया कि इसको आपने खींच लिया, तो जाहिर सी बात इस पे जो टेंशन लगेगी T1 और इस पे जो टेंशन लग रही है दैट इज T2, तो ऑलवेज T1 ग्रेटर देन क्या होगा T2। तो मैं इन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ, T2 एंड T1। अब T2 एंड T1 क्या है भाई, इतना जानिए, दीज आर द टेंशन। अब टाइट टेंशन कौन सी है, स्लैक टेंशन कौन सी, वो मैं अभी आपको ड्राइव करके बताता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन इसका। सबसे पहले मैं एक व्हील बना लेता हूँ। यहाँ बनाते हैं, दिस इज व्हील। अब इस व्हील के ऊपर एक बेल्ट चढ़ी हुई है, इस व्हील के ऊपर ही एक बेल्ट चढ़ी हुई है, दैट इज ये बेल्ट चढ़ी हुई है। ठीक है, अब मेरी बेल्ट चढ़ी हुई है और इस व्हील की एक साइड पे एक लोड लगा हुआ है दैट इज योर W, और इधर एक आप फोर्स P फोर्स से इस लोड को खींच रहे हैं, और खींच इतना रहे कि आप इसको खींच पा भी रहे हैं, इसको खींच भी ले रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए एक चीज़ और आता है कि एरिया ऑफ कांटेक्ट या बेल्ट का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, मान लिया वो एंगल ऑफ कांटेक्ट कि जो बेल्ट है वो व्हील के साथ कितने एरिया पे या कितने एंगल पे कांटेक्ट कर रहे हैं, मैं मान लेता हूँ दैट इज योर थीटा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। एक लोड लगा हुआ है और उस लोड को
पी फोर्स से किसी बेल्ट के थ्रू, किसी व्हील के माध्यम से हम ऊपर उठा रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, हम ऊपर उठा रहे हैं, और ये कहाँ आ रहा है आपका, नीचे आ रहा है। क्लियर? जब ये नीचे आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो इस पे टेंशन लगेगी, इस वाले पोर्शन पे टेंशन, तो इस वाले पोर्शन पे टेंशन जो होगी वो क्या होगी, थोड़ी ज़्यादा, उसको मान लेते हैं T2, और इस पे जो टेंशन लगेगी दैट इज T1। अगर ये फोर्स इस लोड को उठा के घुमा दे रहा है तो जाहिर सी बात है T2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T1। याद रखना, T2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T1। अब एक चीज मैं बता दूं आपको, अब ये बेल्ट है, ब्लू कलर में जो दिख रहा है दिस इज योर बेल्ट। बेल्ट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है क्योंकि फोर्स आप ज़्यादा लगा रहे हो, लोड उठ जा रहा है, इधर मूव कर रही है इस साइड। तो इस बेल्ट और व्हील के बीच एक फ्रिक्शन फोर्स भी तो काम करेगा, और वो फ्रिक्शन फोर्स इसके जस्ट अपोजिट कुछ इधर काम करेगा ऐसे, दैट इज योर फ्रिक्शन फोर्स F। इतनी चीज़ क्लियर हुई डायग्राम के माध्यम से। एक लोड लगाया और इस लोड को बेल्ट के माध्यम से P फोर्स लगा के ऊपर उठा रहे हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक फ्रिक्शन लग रहा है। जिधर साइड हम खींच रहे हैं उधर आप ज़्यादा ताकत लगा रहे होगे, इसलिए यहाँ पर टेंशन ज़्यादा है, यहाँ पर टेंशन कम है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई आपकी, आई होप इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं। हम इस पूरे सिस्टम को ना एज्यूम करके इसका एक हम स्मॉलेस्ट पार्ट को कंसीडर कर ले रहे हैं फॉर प्रूविंग पर्पस। तो मान लेता हूँ एक स्मॉलेस्ट पार्ट मैंने ले लिया, दैट इज योर स्मॉलेस्ट पार्ट। दिखने में स्मॉल है, दिखने में काफ़ी बड़ा, लेकिन एक्चुअल ये स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम है। इसको मैंने जूम फॉर्म में लिखा है, जूम फॉर्म लाइक जूम फॉर्म। इस फॉर्म में जूम फॉर्म बंद हो गया, मत बनाओ, तो इतना जानो। इसका मैंने एक स्मॉल पार्ट मैंने कंसीडर कर लिया, और इस स्मॉल पार्ट की जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो कितना है, d थीटा है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ जो स्लैक साइड है उस तरफ जो टेंशन लग रही है वो आपकी क्या लग रही है, T1। या मैं कुछ ऐसा एंगल बना लेता हूँ, जो स्लैक साइड है आपका, उस साइड जो आपकी टेंशन लग रही है, स्लैक साइड पे जो टेंशन लग रही है, दिस इज योर बेल्ट, और इस बेल्ट के स्लैक साइड टेंशन T है, तो टाइट साइड टेंशन T से तो कुछ ज़्यादा ही होगा, dt। इज इट क्लियर? अगर स्लैक साइड टेंशन आपकी T लग रही है तो टाइट साइड टेंशन T से तो ज़्यादा ही होगी, कम तो होगी नहीं। तो मैंने मान लिया कितनी ज़्यादा है, d थीटा ज़्यादा है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर? अगर ये एंगल, ये देखिए, ये एंगल थीटा है, तो दिस एंगल विल बिकम d थीटा बाई 2, हेयर d थीटा बाई 2। अब इस व्हील के ऊपर ये बेल्ट लगी हुई, तो जाहिर सी बात है बेल्ट के माध्यम से व्हील पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, या फिर व्हील की वजह से बेल्ट पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, जो कि किस डायरेक्शन में होगा, रेडियल डायरेक्शन में। ठीक है, किस डायरेक्शन में होगा, दैट इज योर रेडियल डायरेक्शन। वो क्या होगा, n। इतना क्लियर? रेडियल डायरेक्शन में होगा। साथ ही साथ देखिए, अब टाइट साइड ये है, स्लैक साइड ये है, तो बेल्ट इधर घूमेगी तो फ्रिक्शन किधर साइड लगेगा, टेंजेंसली राइट साइड। इधर साइड आपका क्या लगेगा, फोर्स, दिस इज F। इज इट क्लियर? मैंने इस पूरे बड़े फॉर्म को, एक स्मॉलेस्ट फॉर्म को स्मॉल एलिमेंट मान लिया, इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का एक स्मॉल सिस्टम ले लिया, और इसी की हेल्प से हम एक रिलेशन मैंने स्टार्टिंग में बताया था उसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हो गई हो तो मैं इस पोर्शन को रफ करता हूँ और मैं अपनी प्रूविंग स्टार्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर। तो सबसे पहले काम करेंगे, समीशन ऑफ फोर्स इन द रेडियल डायरेक्शन।
अब पूरी तरह से बैलेंस है, तो समीशन ऑफ फोर्स इन द रेडियल, ये प्रूविंग पूछी जाती है, याद रखिएगा एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में तो पूछी जाती है। रेडियल डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। अब आप देखिए इस डायग्राम को, देखिए रेडियल डायरेक्शन में कौन कौन चीजें लग रही है। सबसे पहले आपकी क्या लग रही है, दैट इज योर रेडियल डायरेक्शन में n लग रहा है, माइनस n अपवर्ड अगर पॉजिटिव मान लिया तो t साइन डी थीटा बाई 2 माइनस t प्लस डी टी साइन डी थीटा बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, नेग्लेक्टिंग स्मॉल वैल्यू, सो आपको पता है साइन डी थीटा स्मॉल वैल्यू, तो इसको क्या अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो, डी थीटा बाई 2 के माध्यम से लिख सकते हो। तो रख दो n माइनस टी डी थीटा बाई 2 माइनस टी प्लस जी टी थीटा बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, यू नो n माइनस टी डी थीटा बाई 2 माइनस टी डी थीटा बाई 2 प्लस डी टी डी थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो n की वैल्यू क्या आएगी आप बताएं, वो n की वैल्यू क्या आएगी, n इक्वल्स टू, अगर मैं इधर से टी टी क्या हो जाएगा 2, और दिस इज इक्वल्स टू 2 डी थीटा, ये हो जाएगा प्लस डी टी बाई 2 इंटू डी थीटा। सो n की वैल्यू अल्टीमेटली t प्लस डी टी बाई 2 इंटू डी थीटा। इज इट, ये समझ में आया आपको? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। फ्रॉम द लॉ ऑफ फ्रिक्शन, इधर देखते हैं, फ्रॉम द लॉ ऑफ फ्रिक्शन, आपको पता है लॉ ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इक्वल्स टू एफ अपॉन एन। क्या होता है, अगर म्यू इक्वल्स टू एफ अपॉन एन है तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू, एन की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है, दिस इज टी प्लस डी टी बाई 2 इंटू डी थीटा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब आगे बात करते हैं समीशन ऑफ फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। टेंजेंशियल डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या क्या है देखिए, सबसे पहले अगर मैं राइट साइड को पॉजिटिव मानता हूं तो एफ प्लस टी कॉस जी थीटा बाई 2 माइनस टी प्लस डी टी इंटू कॉस डी थीटा बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। नेग्लेक्टिंग द स्मॉलर क्वांटिटी, क्या लिख रहा हूं, नेग्लेक्टिंग स्मॉल टर्म, अगर मैं स्मॉल टर्म्स को नेग्लेक्ट कर रहा हूं तो कॉस जी थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर एफ प्लस टी माइनस टी प्लस जी टी इंटू 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर हुआ? सो देखिए, इससे कैंसिल हो तो f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी टी, ये टर्म आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब इस f की जगह पे, यहाँ पर f दिया है, इस f की जगह पे यहाँ पर dt वैल्यू रखी जा सकती है। तो इतना समझ में आया तो मैं ये रफ करता हूँ, फिर आगे देखता हूँ क्या करना है, क्योंकि इतने में होगा नहीं, कुछ और जगह चाहिए मुझे। जब प्रूविंग आती है याद रख लीजिएगा, चाहिए रट लो, चाहिए कैसे भी करो, वैसे मैं चाहता हूँ रटो नहीं, समझो इसे, ठीक है।
तो यहाँ पर एफ दिए हम क्या लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, दिस इज एफ के लिए क्या लिख सकते हैं, डी टी इक्वल्स टू म्यू टी प्लस डी टी बाई 2 इंटू डी थीटा। यहाँ पर नेगलेक्टिंग द स्मॉलेस्ट वैल्यू, अगर मैं स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात करें तो टी भी बड़ी वैल्यू है, डी टी बड़ी वैल्यू, म्यू और डी थीटा भी सब बड़ी वैल्यू है, लेकिन जहाँ पर टेंशन टी लग रही है उसमें सिर्फ टी से स्मॉलेस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है, डी टी बाई 2 ऊपर से आधी भी कर दो तो डी टी बाई 2 मस्ट बी नियर अबाउट इक्वल्स टू 0, तो डी टी इक्वल्स टू म्यू टी डी थीटा, टेकिंग इंटीग्रेशन फ्रॉम हियर T1 to T2, 0 to थीटा, 0 से थीटा का इंटीग्रेट कर दो इसको, तो क्या निकलेगा, दिस इज T2 माइनस इस पोर्शन को उठा के यहाँ ले, तो क्या हो जाएगा, ln T 1 to 2 इक्वल्स टू म्यू थीटा after solving, after integrating, that is ln T2 upon T1 equals to mu theta, so T2 upon T1 equals to e की पावर mu theta। तो ये इक्वेशन जो प्रूव हो के आई है, इसको आप किसी भी तरीके से याद कर लीजिए, इवन पूरे बीटेक में जो भी मैकेनिकल सिविल से हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हमेशा आपकी काम आएगी ये इक्वेशन, ठीक है। T2 upon T1 इक्वल्स टू ई की पावर म्यू थीटा, यही क्वेश्चन मैंने प्रूव करने के लिए कहा था, एक बार देख लीजिए और समझिए। बेड फ्रिक्शन में बस यही एक प्रूविंग है, उसके बाद सीधे न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, एक बार देखिए फिर मैं सीधे न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूँ इसके। और याद रख लीजिएगा, एक नोट लिख लीजिए, थीटा किस में है, थीटा इज इन रेडियन में है, याद रखिएगा रेडियन में, इसको लिख लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके चलिए आगे देखते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ इस डेरिवेशन को रख लीजिएगा, याद कर लीजिए, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है फॉर फर्स्ट ईयर का जो मैकेनिक्स का पेपर होता है आप लोग का सेमेस्टर वाइज, तो उसमें ये पूछा गया है कई बार, और इवन हर टीचर का ये फेवरेट डेरिवेशन है। तो मैं खुद एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो मुझे पता है इस डेरिवेशन का महत्व, तो आपको याद रख लेना है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, सीधे न्यूमेरिकल पे आते हैं। क्वेश्चन है, a rope making एक सही बटा 4 turns around a stationary around a stationary horizontal drum, is used to support a weight, is used to support a weight W as shown in figure दिया हुआ है। if the coefficient of friction is 0.3, if म्यू कितना दिया है 0.3, म्यू आपको पता है coefficient of friction, what range of weight can be supported by, क्वेश्चन है what range of weight supported by exerting a
600 न्यूटन by exerting a 600 Newton force at the other end of the rope। ये आपका क्वेश्चन है। मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। क्या डायग्राम दिया गया है? एक एंड पे एक लोड लगा हुआ है, दैट इज योर W, इसी की वैल्यू निकालनी है। और एक एंड पे एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है 600 न्यूटन का। ठीक है, यही आपको दिया गया है बस। अब याद करिए, इस टर्म को याद रखिएगा कि रोप मेक वन राइट टू 1/4 turns around a stationary horizontal drum is used to support a weight of W if the coefficient of friction is 0.3. So, what range of the weight supported by the exerting a 600 Newton force at the other end of the rope? Clear? तो सबसे पहले तो हम एंगल ऑफ कांटेक्ट निकाल लेते हैं कि इस रोप का इस व्हील पे कितना एंगल ऑफ कांटेक्ट है। तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन में आएगा, सबसे पहला होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो जितना एरिया एंगल ऑफ कांटेक्ट में है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट डिवाइडेड बाय थीटा, एंड दिस थीटा इज इक्वल्स टू 5/4 टाइम ऑफ 2 पाई। देखिए, पूरे जो सर्किल है या पूरे व्हील है उसका जो परिधि होगी विच इज, या उसका जो एरिया कवर होगा विच इज 2 पाई। मीन्स एक टन होता है 2 पाई, लेकिन बोला है कि एक सही 1/4 टन लिया, मतलब 5/4 टन लिया है इसने। एक टन तुम्हारा 2 पाई होता है। यदि हम एक टन की बात करें दिस इज 2 पाई। ठीक, तो 5 सही 5/4 टन कितना हो गया? 2 पाई इंटू 5/4, ये तो होगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 5 सही 5/4, दैट इज कितना आएगा? अगर हम कैलकुलेट करते हैं विच इज दिस इज 1.25 इंटू 2 पाई विच इज 2.5 पाई। एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका निकल आया। दिस इज योर एंगल ऑफ कांटेक्ट। कंडीशन में ले लेता हूँ, ठीक है, कि मैं मानता हूँ कि जो ये वेट है ये ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है और 600 न्यूटन से वेट ज़्यादा है, इसलिए ये नीचे मूव करा दे रहा है। पहली कंडीशन क्या है कि लेट द मोशन ऑफ द वेट बी डाउनवर्ड। लेट द मोशन ऑफ द वेट इज डाउनवर्ड। अगर मोशन ऑफ द वेट डाउनवर्ड है तो ये W होगा, ये आपको क्या बन जाएगा? T2। मैंने उस केस में बताया था प्रूविंग के दौरान कि जो T2 होता था वो टाइट साइड होता था, मीन्स जिधर टेंशन ज़्यादा लगती थी। तो ये क्या बन जाएगा? T1 बन जाएगा। सो T2/T1 इक्वल्स टू e⁻μ थीटा। ठीक है, तो T2 आपको पता है दैट इज W, T1 600, e⁻μ की वैल्यू आपको दी गई है विच इज 0.3 इंटू थीटा की वैल्यू विच इज 2.5 टाइम ऑफ पाई। अब यहाँ से आप देखिए सिर्फ और सिर्फ W ही आपका अननोन क्वांटिटी विच इज 0.3 इंटू 2.5 टाइम ऑफ पाई। तो यहाँ से आप W की वैल्यू क्या निकालेंगे बताइए? इस केस में W की वैल्यू आएगी 6330.43 न्यूटन। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि इतना न्यूटन आ गया। अगर बॉडी या वेट डाउनवर्ड जा रहा है तो उस केस में जो W की वैल्यू होगी वो 6330.43 न्यूटन की होगी।
इसी के आगे मैं दूसरा कंडीशन मान लेता हूं कि लेट द मोशन ऑफ द वेट क्या होगा, अपवर्ड। मान लेता हूं मोशन ऑफ द वेट क्या है, अपवर्ड। तो अगर मैं अपवर्ड मानता हूं मोशन ऑफ द वेट, तो उस केस में इधर साइड फोर्स ज्यादा लग रहा होगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, T2, और इधर साइड फोर्स T1। ये कहाँ जा रहा होगा, ऊपर, ये जा रहा होगा इधर। सो अगेन T2 बाई T1 इक्वल्स टू ई की पावर म्यू थीटा। T2 की वैल्यू आपको दी गई है, विच इज 600। T1 निकालना है, तो ई की पावर म्यू की वैल्यू विच इज 0.3 इंटू 2.5 टाइम ऑफ पाई, विच इज इक्वल्स टू T1। और T1 एक्चुअल में है क्या, T1 ही आपका W है। तो इस केस में अगर आप W निकाल रहे हैं तो बताइए W कैलसी में रखिए और तुरंत सॉल्व करिए। तो इस केस में W की वैल्यू जो आएगी आपकी विच इज 56.8 न्यूटन। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेल्ट रोप से। बताइए इसमें क्या टफ था, सिर्फ आपको अगर ये फॉर्मूला याद था तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको एक बार देख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। देखिए ओके, हो गया। चलें तो देखें दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करिए और डायग्राम को अच्छे से बनाइए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, फिर आगे बढ़िए, ठीक है। आपके पास तो ये आपकी अपनी जागीर है, जब तक चाहिए और तब तक देखिए ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डालते हैं। दिया गया है द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, क्वेश्चन है इन अ फिगर, एक फिगर दिया हुआ पहले, अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन अ फिगर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन which is 0.2 between, which is 0.20 between rope and the fixed drum, between rope and the fixed drum, and between other surfaces of contact and between other surfaces of contact mu equals to 0.3। मीन्स रोप और फिक्स ड्रम के बीच का 0.20 है, बाकी के लिए 0.3 है। तो क्वेश्चन है डिटरमाइन द मिनिमम वेट W, डिटरमाइन द minimum weight W to prevent downward motion of the weight, to prevent downward motion of the, prevent the downward motion of the 100 Newton body, 1000 न्यूटन बॉडी। ये आपका क्वेश्चन है। डायग्राम मैं बना दे रहा हूँ। डायग्राम क्या दिया हुआ है, W and 100. This is W and this is 1000 मीटर। This is your theta। थीटा अपना समझिए, वरना आप एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मानेंगे। दिस इज योर अल्फा, ठीक है। इंक्लिनेशन एंगल है और इंक्लिनेशन एंगल दिया है विच इज लाइक दिस,
दिस इज 3, दिस इज 4। ये सिर्फ हेल्प के लिए है आपके। यहाँ पर एक व्हील लगी हुई है, ठीक, किसी व्हील के ऊपर से रोप गई है, ये रोप किसी व्हील के ऊपर से होते हुए दूसरे पोर्शन पे दूसरे ब्लॉक को पकड़े हुआ है, ठीक है। ये आपको कुछ डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन कहा गया है कि मुझे W की वैल्यू बताओ जिससे कि ये हेनरी न्यूटन को डाउनवर्ड मोशन से प्रिवेंट कर सके। लेकिन अभी हम यही मान के चलते हैं कि ये टेंड्स टू मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, मीन्स जो 1000 न्यूटन का ब्लॉक है इसकी टेंडेंसी ही यही है कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। तो मैं यही मान के चलता हूँ। तो सबसे पहले इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ दोनों ब्लॉक की, ठीक है। तो मैं पहले कंसिडर कर रहा हूँ ब्लॉक नंबर 1 विच इज W, जिसका वेट W दिया हुआ है। उनके मैं ब्लॉक्स के वेट के बारे में बात करने जा रहा हूँ और उनके फ्री बॉडी डायग्राम। सो अगर मैं तीन सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, यहीं पर बनाता हूँ। अगर मैं W का बनाता हूँ, तो W का बना रहा हूँ, तो W बॉडी कुछ अपना वेट होगा, दैट इज योर W, ठीक है। वेट होगा, इसी के ऊपर एक रोप लगी हुई, दैट इज टेंशन ही क्रिएट करेगी, पता नहीं क्या है, मैं मान के लेता हूं दिस इज योर T1 टेंशन। आगे देखता हूं इस W, ये जो W बॉडी है, ये W बॉडी 1000 न्यूटन वाली बॉडी पे एक फोर्स एग्जिट कर रहा है, जिसकी वजह से 1000 न्यूटन वाली बॉडी W वाली बॉडी पे एक रिएक्शन क्रिएट करेगी, दैट इज परपेंडिकुलर ऑफ द सरफेस, दिस इज M1, ये क्रिएट करेगी। अब आप बताइए, ये टेंड्स टू मूव डाउनवर्ड है, 1000 वाली जो बॉडी है वो टेंड्स टू मूव डाउनवर्ड, तो जब ये डाउनवर्ड मूव होगा तो इस पे बैठा व्यक्ति को लगेगा ये पीछे जा रहा है। तो एक्चुअल में जो W है इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन, वो क्या लग रहा है, दैट इज योर F1। तो ये हो गया बात आपकी W वाली बॉडी की। मैं इसको नाम दे दे रहा हूँ, दिस इज A वाली बॉडी एंड दिस इज योर B बॉडी, इससे आसान है। तो मैं A बॉडी की बात कर रहा था अभी तक, अब मैं बात करने जा रहा हूँ B बॉडी, B बॉडी की। अब जाहिर सी बात है B बॉडी का अपना एक वेट है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा, वो वेट कितना है, 1000 न्यूटन है। इसके ऊपर भी रोप लगी हुई जो कि टेंशन क्रिएट करेगा, वो टेंशन क्या है, T2। अब T2 हमेशा टाइट साइड है, T1 स्लैक साइड, क्योंकि इस केस में अभी मैं देख रहा हूँ जो 1000 न्यूटन वाली बॉडी या B बॉडी है, ये टेंड्स टू मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर ये मूव करने चाहती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इधर की जो स्ट्रिंग होगी ये टाइट साइड में, टाइट साइड मतलब टेंशन ज़्यादा। अब B ब्लॉक सरफेस पे फोर्स एग्जर्ट करे तो सरफेस B ब्लॉक पे एक रिएक्शन देगी, दैट इज योर N2 रिएक्शन। M1 रिएक्शन अगर यहाँ है तो इसको अपोज करने के लिए इस बॉडी पे M1 रिएक्शन डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर। आगे देखते हैं, ये बॉडी इधर मूव करना चाहती है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसके ऊपर जो रिएक्शन फोर्स लगेंगे, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स, वो लगेगा F1 राइट साइड में, F2 इज ऑल्सो इन द राइट साइड। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी तो मैंने बना लिया दोनों ब्लॉक के मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, लेकिन अभी ये पुल्ली बाकी है, व्हील बाकी है। तो मैं मानता हूँ दिस इज योर व्हील, इसके ऊपर रोप लगी हुई है, रोप लगी हुई है, ठीक है। दिस इज योर T1 साइड, दिस इज T2 साइड। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट अगर सेम डायरेक्शन है, दिस इज एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा, और ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट विच इज पाई के बराबर होगी, दिस इज थीटा, और यहाँ पर थीटा जो है वो पाई के बराबर होगा, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, अगर क्वेश्चन में आपको एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं दिया है तो आप पाई कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक। अगर मैं ये देखूं तो दिस इज योर अल्फा, दिस इज ऑल्सो अल्फा, ठीक है, ये अल्फा हो गया। यू नो दैट दिस इज अल्फा। अगर मैं इस केस में कॉस अल्फा साइन अल्फा निकालना चाहूँ, कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या आ जाएगा, दिस इज 4/5, क्योंकि ये अगर 4 है ये 3 है, तो दिस इज योर 5, 4/5 जो कि इक्वल होगा विच इज 0.8 के इक्वल होगा, 0.8। सिमिलरली साइन अल्फा की बात करें तो दिस 3/5 जो कि इक्वल होगा 0.6 के, दैट इज 0.6। ये तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। चलिए अब आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे W बता दो कितना होगा ताकि ये डाउनवर्ड मोशन करने में इसको प्रिवेंट कर दे 1000 न्यूटन वाली बॉडी को। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन सारे निकाल लेते हैं। तो समीशन ऑफ द फोर्स, फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर टू द फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन which is equals to 0। फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो परपेंडिकुलर में बॉडी ए की भी बात कर रहा हूँ, बॉडी ए की। तो परपेंडिकुलर टू प्लेन अगर बात करें तो N1 इक्वल्स टू होगा W cos अल्फा की। यहाँ देखिए इसका अगर देखेंगे तो दिस इज W cos अल्फा, तो इधर क्या आएगा, W साइन अल्फा। इतना क्लियर। कॉस अल्फा की वैल्यू तो आपको पता है, दैट इज 0.8 W। ये आराम से रख लीजिए, काम आएगा। N1 पता चल गया, तो F1 बराबर म्यू टाइम ऑफ N1। म्यू की वैल्यू बोला गया है रोप को छोड़ के बाकी सबके लिए 3 है। तो F1 की वैल्यू क्या दी, 824.24 टाइम ऑफ 0.24 टाइम ऑफ W। ये भी अच्छे से निकाल लिए। आगे देखते हैं फोर्स पैरेलल टू द प्लेन विच इज इक्वल टू 0। आगे निकालते हैं समीशन ऑफ द फोर्स पैरेलल टू द प्लेन। तो क्या हो जाएगा, अगर पैरेलल टू द प्लेन हम सारे फोर्सेस को निकाल रहे हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, दैट इज T1 अगर राइट साइड है तो बाकी F1 इधर होगा प्लस W साइन अल्फा, साइन अल्फा। इज इट क्लियर, यहाँ तक सही हो गया। आगे देखिए, अब देखते हैं T1 की वैल्यू क्या निकलती है। तो T1 F1 की वैल्यू हमने निकाल दी ऑलरेडी, 2.4 W प्लस W इंटू 0.6, तो क्या हो जाएगा W। तो T1 की वैल्यू क्या एग्जैक्ट निकल आएगी, दैट इज पॉइंट। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं T1 की वैल्यू क्या निकलेगी, 0.84 W। तो ये आ गई आपकी T1 की वैल्यू। यहाँ तक क्लियर, हमने T1 की वैल्यू निकाल ली। आगे मैं थोड़ा ऊपर का रफ कर रहा हूँ, ये पोर्शन रफ कर रहा हूँ, बस जगह मिल जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिएगा, वी नो दैट एंगल ऑफ कांटेक्ट जो थीटा था वो क्या था हमारा, पाई। वी नो दैट T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू कितना होता है, E इंटू म्यू थीटा। T2 निकालना है, T1 हमने निकाल लिया विच इज 0.84 W e की पावर म्यू। रोप के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था 0.2 इंटू दिस इज पाई। तो यहाँ से T2 की वैल्यू क्या निकलेगी, T2 की वैल्यू निकल के आएगी, दैट इज 2.156 W। यहाँ पर आपकी T2 की वैल्यू भी हमने निकाल ली। यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को, इतना। अभी हम ब्लॉक ए की बात कर रहे थे,
अभी हम ब्लॉक बी की बात करने जा रहे हैं, विच इज़ 1000 न्यूटन ब्लॉक। ठीक है, सो हम इतना थोड़ा रफ करते हैं, आप लोग बताइए कॉन्सेप्ट क्या है। इसको रफ कर रहे हैं क्योंकि आगे जगह बहुत चाहिए मुझे, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। अब मैं ब्लॉक बी को कंसीडर कर रहा हूँ और सेम चीज वही कर रहा हूँ। फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन मस्ट बी जीरो। फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन इक्वल्स टू जीरो। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले N2 इक्वल्स टू N1 प्लस N2 N1 एंड प्लस 1000 cos अल्फा, और दो ही चीज़ें, N1 प्लस 1000 cos अल्फा। ठीक है, तो आपने देखा था मैंने N1 N2 की वैल्यू निकाल ली थी, N1 की विच इज़ 0.8 टाइम और W निकाली थी। 1000 cos अल्फा की वैल्यू 0.8 हमने ऑलरेडी निकाल ली थी। तो N2 की वैल्यू एक्चुअल में आ कितनी गई, दैट इज 800, कितनी आ गई 800 प्लस 0.8 टाइम ऑफ W, ये आ गई आपकी N2। जब N2 आ गई तो F2 निकालने में बहुत टाइम नहीं लगता है, दिस इज म्यू टाइम ऑफ N2। म्यू की वैल्यू 0.3 आपको गिवन है, N2 की वैल्यू आपने निकाल ली है प्लस 0.8 W। सॉल्व करेंगे तो F2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी बताएं जरा। तो जो F2 की वैल्यू होगी वो निकल के आएगी 824.24 W प्लस 240, ये आ गई आपकी F2 की वैल्यू। चलिए थोड़ा सा ऊपर फिर रफ करते हैं, क्योंकि डायग्राम रफ नहीं कर सकते, डायग्राम बहुत ज़रूरी है इस केस में। अगेन वही कॉन्सेप्ट, फोर्स पैरेलल टू द प्लेन मस्ट बी जीरो। तो क्या हो जाएगा, मस्ट बी जीरो होगा तो T2 प्लस F1 प्लस F2। देखिए यहाँ पर T2 F1 प्लस F2, इधर क्या आएगा इक्वल्स टू 1000 साइन अल्फा। इसमें सबकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। T2 की वैल्यू हमने बहुत पहले निकाली थी, शायद यहाँ नहीं लिखी है। T2 की वैल्यू क्या निकाली थी 2.156 W। F1 की वैल्यू भी हमने निकाली थी और F1 की वैल्यू क्या थी 0.24 W प्लस F2 की वैल्यू अभी निकाली विच इज 0.24 W प्लस 240 इक्वल्स टू 1002.6। अब इस पूरी इक्वेशन में देखिए, इस पूरी इक्वेशन को अच्छे से देखिए और हमें बताइए कि कितने अननोन हैं इस इक्वेशन में। बताइए W W W, 3 अननोन है ना 3 अननोन। अबे पागल, W तीनों एक ही हैं, ठीक है। अल्टीमेटली पूरी इक्वेशन निकाल दी है बस। अब यहाँ से सीधा इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, कैल्शियम रखिए चाहे यहाँ रखिए, मुझे W की वैल्यू बताइए। सॉल्व करिएगा, W की वैल्यू विच इज 136.57 न्यूटन। मीन्स जो W पूछ रहा था कि कितना W रखना चाहिए, तो W का वेट कितना होना चाहिए ताकि वो 1000 वेट वाले ब्लॉक को प्रिवेंट कर सके स्लिपिंग करने से या फिर डाउनवर्ड मोशन करने के लिए। तो वो कितना होगा 136.57 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी के साथ मेरा फ्रिक्शन का चैप्टर कंप्लीट होता है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। एक एक वीडियो अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देखिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकंड थिंग कि इसी के साथ साथ मेरी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अगर कोई चैप्टर स्टार्ट होगा दैट इज़ योर बीम। बीम एक नया चैप्टर है और नए कॉन्सेप्ट है, नया तरीका उसमें अप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन
कहीं ना कहीं फ्रिक्शन और कहीं ना कहीं फोर्स का उसका इस्तेमाल होगा। इवन मैं फ्रिक्शन की बात नहीं करूँ, लेकिन फोर्स तो हर एक चैप्टर में मैकेनिक्स के यूज होगा। तो आपको ये दोनों चैप्टर जो मैंने 2 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम पढ़ाया है और साथ ही साथ मैंने फ्रिक्शन पढ़ाया है, इन दोनों को टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है, वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चंस को लगाते रहना है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उसको हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। चलें फिर नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ योर बीम। ओके, फिर थैंक यू सो मच, जय हिंद।